हाय स्टूडेंट्स, क्या 5 मिनट्स में आफ्टर इंटरसेक्शुअल कोर्सेज स्पर्म जो है वो मूव करके जो है फीमेल के सेकेंडरी oocyte तक पहुंच सकता है। दूसरा, क्या कभी भी जो है मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जब स्पर्म मूव करते हैं एजैकुलेट करने से पहले क्या वो अपनी टेल का कहीं इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, कैपेसिटेशन का प्रोसेस जो है वो फीमेल की बॉडी के अंदर क्यों हो जाता है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्यों होता है, मेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में वो क्यों नहीं होता। इसके अलावा क्या सच में ह्यूमन बींग्स में विटेलाइन मेम्ब्रेन होती है, क्या सच में जो है फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन होता है, और क्या सच में ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन के दौरान जो है फास्ट जो पोलीस्पर्मी ब्लॉकेज है वो होती है। ठीक है, इन सब क्वेश्चन के साथ ठीक है आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज फर्टिलाइजेशन जो है हम डिस्कस करेंगे। सो विद ऑल दिस आई एम भूपिंदर सिंह। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ न्यू टॉपिक विद यू पीपल दैट इज फर्टिलाइजेशन। सो स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं क्या तीसरा स्टेप जो है फर्टिलाइजेशन का। थर्ड स्टेप क्या था, दैट इज एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन कब होगी, एक्रोसोमल रिएक्शन क्या मतलब है, जो स्पर्म के हेड के सबसे आगे टिप पे स्ट्रक्चर था जो एक्रोसोम जिसको हमने कहा था, जिसमें हमने कहा था डिफरेंट स्पर्म लाइसेंस हैं, डिफरेंट एंजाइम का नाम लिया था। अब वो एंजाइम्स क्योंकि कैपेसिटेशन हो चुकी है, एक्टिवेट होने हैं, अब उनका रिलीज होना बाकी है। ठीक है, वो कब रिलीज होंगे, कहता है एक्रोसोमल रिएक्शन तब तक नहीं हो सकती जब तक स्पर्म जो है वो जोना पैलासुडा के साथ अटैच ना हो। जोना पैलासुडा क्योंकि सेल अब बाहर बहुत तेज जो है वो मूव करके जो है हर जहां प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो रहा था क्यूमुलस ओफोरस या कोरोना रेडिएटा के सेल्स को पिर्स करके अंदर पहुंच चुके हैं, ड्रिल करके अंदर पहुंच चुके हैं, और वो जोना पैलासुडा के साथ आके अटैच होंगे। जैसे ही अटैच होंगे देखिए क्या रिएक्शन होगा। वही यहां मैं बात कर रहा था कि यहां पे स्पर्म जोना स्पर्म इंटरेक्शन होने वाली है जिससे एक्रोसोमल रिएक्शन होगी। ठीक है, सुनिए अब ध्यान से क्या हुआ। कैपेसिटेशन के बाद क्या हुआ, स्पर्म लाइसेंस जो जितने थे वो एक्टिवेट हो चुके हैं कहां, स्पर्म के अंदर। वो कीमोटैक्सिस थर्मोटैक्सिस ग्रेडियंट का प्रोसेस भी हो गया। अब सुनिएगा, अगर हम बात करें जोना पैलासुडा के स्ट्रक्चर की तो जोना पैलासुडा को हमने नॉन सेलुलर जो है ग्लाइकोप्रोटीनेशियस लेयर कहा था। ये लेयर जो है ये ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई है। ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स किस तरह की हैं। जो ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है वो है इसका, दैट इज ग्लाइको कहें ग्लाइकोप्रोटीन जेडपी। हमने कहा जोना पैलासुडा ग्लाइकोप्रोटीन से बनी है। ग्लाइको पार्ट में कार्बोहाइड्रेट वाले पार्ट में न्यूरामिक एसिड है, और प्रोटीन वाले पार्ट में इसके ZP1 ZP2 ZP3 ZP4 करके ऐसे जो हैं वो रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, स्पर्म रिसेप्टर्स हैं। तो ये जोना पैलासुडा के स्ट्रक्चर को जो है वो बनाया गया है। यहां ये आप ZP1 2 3 4 का अरेंजमेंट देखिएगा एक मिनट। ये इस तरह से लेयर्स जो हैं वो बनती हैं इसकी। इसमें एक जो है जोना पैलासुडा 2, जोना पैलासुडा 3, जोना पैलासुडा 2 3 2 3 2 3 ऐसे है 3 2 3, मतलब एक जो जोना पैलासुडा 3 है उसके साथ 2 बाइंड करेगा और जो 2 है उसके साथ 3 बाइंड करेगा। तो 1 कहां है, 1 ये जो ग्रीन कलर में आप सेंटर में देख रहे हैं ये बाइंड करता है। अब सुन लीजिएगा, क्योंकि रिसर्च में जो है ये पता चला है कि जोना पैलासुडा जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं 1 2 3 4 जो हैं वो ह्यूमन बींग्स में हैं, और माउस में जो हैं वो सिर्फ 1 2 3 हैं। ठीक है, तो ये आप उनकी अरेंजमेंट देख लीजिए कि ये अरेंज्ड कैसे हैं। इसके बाद हम रिएक्शन की बात करते हैं, क्या रिएक्शन होने वाला है। सो स्टूडेंट्स, ये है जोना पैलासुडा का स्ट्रक्चर, जिसको मॉलिक्यूलर लेवल पे देखें तो आप देखेंगे ZP1 2 3 इस तरह से अरेंजमेंट है। ठीक है, इस अरेंजमेंट में अगर आप देखेंगे सबसे पहले जो है वो स्पर्म आके ZP2 के साथ अटैच होता है ताकि वो फर्दर कहीं गिर ना जाए। उसके बाद ZP3 के साथ अटैच होता है जिसपे उसके रिसेप्टर्स हैं, और ZP1 जो है वो इंटरलिंक्ड करता है। बीच में आप इस स्ट्रक्चर को देख। अब यहां पे मैं चीज बताने वाला हूं, स्पीशीज स्पेसिफिकेशन, स्पीशीज स्पेसिफिसिटी। क्यों पर्टिकुलर स्पर्म पर्टिकुलर जो है वो ओवम के साथ फ्यूज हो सकता है, किसी और के साथ नहीं। इसको बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, ऐसा क्यों होता है। जो हम ये कह रहे हैं एंटी फर्टिलाइजेशन रिएक्शन होती है, वैसा यहां कुछ नहीं होने वाला है। तो ये स्पीशीज स्पेसिफिसिटी किस चीज की वजह से है वो जोना पैलासुडा में क्लियर करेंगे हम। ठीक है, क्या उसके ऊपर सबसे पहले अटैचमेंट की बात करें तो कौन सा पार्ट अटैच होता है उसको हम नीचे डिस्कस करेंगे कि जोना पैलासुडा में 2 के साथ स्पर्म पहले अटैच होता है, 3 के साथ पहले किस चीज से अटैच होता है उसको एक्टिवेट कर लेते हैं यहां। ठीक है,
तो यहां आप देख रहे हैं जोना पैलेसुडा ग्लाइकोप्रोटीनेशियस लेयर है। मैंने कहा जो कार्बोहाइड्रेट दैट इज ग्लाइको वर्ड वहां यूज हुआ है। कार्बोहाइड्रेट में न्यूरोमिक एसिड और प्रोटीन में जोना पैलेसुडा 1 2 3 ऐसे जो है रिसेप्टर्स हैं। ह्यूमन बीइंग में ये ZP1 ZP2 3 4 करके रिसेप्टर्स हैं और माइस में ZP1 ZP2 ZP3 हैं। और जोना पैलेसुडा में ग्लाइकोसाइलेशन होती है। ग्लाइकोसाइलेशन का क्या मतलब हो गया? रिएक्शन इन विच कार्बोहाइड्रेट दैट इज ग्लाइकोसाइल डोनर इज अटैच टू, किसके ऊपर जाके अटैच होता है? अटैच टू द हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है वो किसी भी और मॉलिक्यूल का हो सकता है, वो अमाइनो एसिड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो जोना पैलेसुडा का ग्लाइकोलेशन जो है वो ZP3 पे जो ग्लाइकोसाइलेशन हो रही है, जो N लिंक्ड और O लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होगी उसके N लिंक्ड एरिया में और O लिंक्ड एरिया में। O लिंक्ड वाले रीजन में सेरीन और थ्रियोनिन जो है अमाइनो एसिड जो है अटैच हो सकते हैं। इन दोनों को छोड़ के यहां और बाकी अमाइनो एसिड अटैच होंगे। ठीक है, अब इसी O लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन की वजह से स्पीशीज स्पेसिफिकेशन होती है। पर्टिकुलर स्पीशीज का स्पर्म पर्टिकुलर जो है ओवम के साथ फ्यूज होगा। ठीक, स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ एग्जाम्पल देख लें स्पीशीज स्पेसिफिसिटी की, तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या है। ह्यूमन बीइंग्स में जो है अगर हम ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन की बात करते हैं तो 294th अमाइनो एसिड पे जो है वो हो रही है। इसी तरह अगर हम माइस में देखें तो वो 340th जो है अमाइनो एसिड पे हो रही है। तो दोनों में जो है वो डिफरेंस हो गया है ग्लाइकोसाइलेशन को और अमाइनो एसिड के अटैचमेंट को लेकर। पोजीशन पे होती है तो दोनों की पोजीशन ही अलग हो गई। मतलब एक में कहीं वो 290th पोजीशन पे है ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन और सेम वही ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन 340th पोजीशन पे हो रही है। तो इसलिए डिफरेंट एनिमल्स में ये डिफरेंट होगी। मतलब ओ लिंक्ड किसी में 315 होगा, किसी में 20 होगा, 25 होगा। यही स्पीशीज स्पेसिफिसिटी करता है भाई। इसी की वजह से फर्स्ट स्पीशीज स्पेसिफिकेशन का प्रोसेस मैं बता रहा हूं, इसके बाद भी आगे जो है वो होना है। तो एक्रोसोमल रिएक्शन उसके बाद क्या होगी? जैसे ही जो है ये हाइपर एक्टिवेशन हुई है, पीछे से क्या जो हमने पढ़ा कैपेसिटेशन का प्रोसेस हुआ है। जो एक्रोसोम, ये स्पर्म की बाहर की मेम्ब्रेन है भाई, ठीक है, और ये हमने पढ़ा था उसमें एक्रोसोम है। और एक्रोसोम हमने पढ़ा था ये गोल्जी बॉडी से बनता है और ये जेंट लाइसोसोम है। इसके बीच में जो है लाइसोसोम एक्ट करता है, इसके बीच में डिफरेंट एंजाइम्स हैं। उन एंजाइम्स को हमने पढ़ा था। उन एंजाइम्स में हाइलुरोनिडेज था, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम था, एक्रोसिन था और उसको हम क्या कह रहे थे? जोनालाइसिन। तो ये एक्रोसोम जो है, इस एक्रोसोम में जो अब बाहर से जैसे ही इसके साथ अटैच हुआ है, क्या ये हम बात कर रहे हैं स्पर्म इसके साथ अटैच हुआ है तो एक्रोसोमल रिएक्शन होनी है। एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या होगा? सबसे पहले इसकी जो दोनों मेम्ब्रेन, जहां नीचे न्यूक्लियस होगा भाई, याद रखिएगा ये स्पर्म के हेड की बात कर रहा हूं, तो ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, किसकी? एक्रोसोम की। ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है। ये दोनों मेम्ब्रेन जो हैं ये एक दूसरे के पास आएंगी ऐसे, ठीक है, और उनके बीच में इसी तरह से ये वेजिकुलेशन होगी। मतलब ऊपर वाली मेम्ब्रेन इस तरह से, नीचे वाली मेम्ब्रेन जुड़ेंगी, इस तरह से वेजिकुलेशन होगी और इस वेजिकुलेशन से इनका जो जितने भी एंजाइम्स हैं वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, हाइलुरोनिडेज एंजाइम था। सो स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि एक्रोसोम की आउटर इनर मेम्ब्रेन जो है जब सेल मेम्ब्रेन के साथ बाहर जुड़े, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बाहर जुड़ेंगी स्पर्म की, तो ये दोनों जो है वेजिकुलेशन कर लेंगी और वेजिकुलेट करके जो है उसके बाद कंटेंट बाहर रिलीज होगा। हाँ, याद रखिएगा ये बात को, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि क्या पहला स्पर्म पहुंच के फर्टिलाइजेशन कर देगा। तो हम बात कर रहे थे क्या सिंगल स्पर्म जो है वो अपने टारगेट तक पहुंच के सिंगल स्पर्म ही फर्टिलाइज कर सकता है? तो नहीं। देखिए, एजाकुलेशन में ढेर सारे स्पर्म 300 to 400 मिलियन अंदर आए हैं और ये डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। बहुत सारे इनमें से वजीना के एसिडिक कंटेंट की वजह से डिस्ट्रॉय होंगे और बाकी बचे हुए फर्दर मूव करेंगे। आप सर्विक्स की ओपनिंग देखिए, यहाँ पे ये जो है ओपन हो रहा है सर्विक्स, ठीक है, ये यूट्रस का लोअर मोस्ट पार्ट है। तो सर्विक्स से ये जो है वापस मूव कर रहे हैं अंदर की तरफ, ठीक है, और ये फिर यहीं से ऊपर मूव कर रहे हैं कहाँ? देखिए, फर्दर यूट्रस के अंदर जा रहे हैं ये देखिए, ये जो है फर्दर यूट्रस में एंटर कर चुके हैं, ठीक है, और यूट्रस से ही फर्दर जो है ये आगे मूव करेंगे। ये देखिए, इनमें से भी कुछ यहाँ पे सेक्रीफाइज हो चुके हैं, ठीक है, जिनका जितना एनर्जी कंटेंट है वो यूटिलाइज करके यहीं पे सेक्रीफाइज हो जाते हैं और द बेस्ट जो हैं वो भी अभी मूव कर रहे हैं फर्दर। और उनको यूट्रस जो है देखिए आप उनके सर्विक्सेस में वहीं पे रुके हुए हैं और यहाँ देखिए उसके मसल्स जो हैं वो एस्पिरेटरी मूवमेंट के थ्रू इनको जो है वो मूव करा के ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये यूट्रस की लाइनिंग जो है वो इनको हेल्प कर रही है और कुछ यहाँ पे भी यूट्रस में भी जो हैं स्पर्म जो हैं वो सेक्रीफाइज होते हैं, कुछ यहाँ पे भी जो हैं किल्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद यही स्पर्म्स फर्दर जो हैं जब आगे यूट्रस से आगे मूव करते हैं
तो वहाँ से ये फैलोपियन ट्यूब की तरफ जो है मूव कर रहे हैं, देखिए वो लाइट सी आ रही है। तो ये देखिएगा फर्दर जो हैं जो सेकेंडरी oocyte आ रहा है विद सेल्स, जो बाहर आप उसके क्यूमुलस ओफोरस सेल्स देख पा रहे होंगे, और आप स्पर्म्स जो हैं वो वहाँ से मूव कर रहे हो। यहाँ भी बहुत सारे स्पर्म्स जो हैं उनके सीलिया में जो हैं एंट्रैप्ड होकर रह जाते हैं और जिनका एनर्जी कंटेंट यहाँ ख़त्म होता है। और इसके बाद यही सेल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ कैपेसिटेशन का प्रोसेस है, ये कैपेसिटेट करके जो है इन्होंने एनर्जी गेन कर ली है और इनकी टेल जो है वो व्हर्लिंग मूवमेंट शो कर रही है। देखिए क्विकन उन फैलोपियन ट्यूब से होके जो हैं फर्दर सेकेंडरी oocyte की तरफ जा रहे हैं और ढेर सारे स्पर्म जो हैं वहाँ उसकी तरफ जो हैं वो मूव कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे, एक आगे है बाकी उसके पीछे है। जो फर्दर स्टार्टिंग में जाके रिएक्शन इनिशिएट करता है, बाहर के सेल्स को पियर्स करता है, तो ये एक जो है वो कोरोना पेनिट्रेटिव को जो है वो पेनिट्रेट करा हो, वो वहीं कहीं डेड हो गया, तो उसकी सिक्रीशन अंदर आती जा रही है। तो ये मैं जो कह रहा था हाइलुरोनिडेज एंजाइम की बात कर रहा था, क्योंकि हाइलुरोनिक एसिड उस सिमेटिंग मटेरियल था, उसको जो है वो डिसॉल्व करने में हेल्प कर रहे हैं। तो रास्ता बनता जा रहा है स्पर्म के लिए। और स्पर्म तब तक ये एक्रोसोम रिलीज नहीं करेगा जब तक ये आगे जाके कहीं जो है वो जोना पैलासुडा के पास जो है वो नहीं पहुंचता है। तो इस तरह से वो जो एंजाइमेटिक जो एक्टिवेटेड हुआ था कैपेसिटेशन में, वो यहां जाकर रिलीज होगा, जिसमें डिफरेंट एंजाइम्स की बात की, और वो डिफरेंट एंजाइम जो हैं वो आगे फर्दर जो है वो एक्शन करेंगे। तो ये प्रोसेस जो है ये कहलाएगा क्या, एक्रोसोमल रिएक्शन, या जोना पैलासुडा का स्पर्म की मेम्ब्रेन के साथ जो है वो इंटरेक्शन। अब इसी एक्रोसोमल रिएक्शन को अगर हम थोड़ा सा मॉलिक्यूलर लेवल पे देखें तो आप समझिएगा इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपको समझने वाली चीज जो है, जो ZP3 प्रोटीन है, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन है, इसके ऊपर नैग एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन रेजिड्यू होते हैं। ये आइडेंटिटी मार्कर्स के तौर पे यूज हो रहे हैं। इसी तरह स्पर्म के ऊपर गाल्ट होते हैं, जिनको हम गैलेक्टोसाइल ट्रांसफेरेज कहते हैं। ये गैलेक्टोसाइल ट्रांसफेरेज और नैग, इन दोनों का इंटरेक्शन होगा। यहाँ इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे गैलेक्टोसाइल ट्रांसफेरेज जो है, जिसको गाल्ट हम कह रहे हैं, स्पर्म के आगे देखिए टिप पे, और ओवम के वहाँ पे नैग देख लीजिए, जिसको कार्बोहाइड्रेट ऑफ NP3 कहा। यहाँ आप देखिएगा एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन और गैलेक्टोसाइल ट्रांसफेरेज दोनों का इंटरेक्शन देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों जो हैं, ये देखिए ये जो मेम्ब्रेन आप देख पा रहे हैं, ये जहाँ पे ये ग्राउंड सा स्ट्रक्चर है, ये एग की मेम्ब्रेन है, ठीक है, जोना पैलासुडा। तो इस तरफ स्पर्म के आगे देखिए इन दोनों का इंटरेक्शन होगा, तभी जो है वो प्रोसेस आगे रन हो पाएगा। अब क्या होता है, जैसे ही ये स्पर्म का हेड है भाई, ठीक है, उसके बीच में एक्रोसोम ये बताया हुआ है, ठीक है, अगर इसको मॉलिक्यूलर लेवल पे देखना चाहते हैं तो, ठीक है, जैसे ही ये स्पर्म जो है जोना पैलासुडा की तरफ जाता है, तो ये स्पर्म, ये देखिए नीचे, यहां से शुरू करते हैं। इसका जो सबसे पहली चीज जो है, जिसको हम बोलते हैं SED1, स्पर्म एडिशन मॉलिक्यूल्स, जिसको कौन सिक्रीट करता है, कैपुट एपिडिडमिस सिक्रीट करता है, जो स्पर्म के ऊपर होता है। अब ये ओपन हो चुका है, ये रिसेप्टर ओपन हो गए हैं। सबसे पहले लोग बोलते हैं कि ZP3 के साथ इंटरेक्शन होता है, नहीं, फिर ध्यान से सुन लीजिएगा, ये स्पर्म है, यहां ये देख लीजिएगा फिर से, स्पर्म के ऊपर SED1 दैट इज स्पर्म एडिशन मॉलिक्यूल, जिनको कैपिट एपिडिडमिस ने रिलीज करा है, ये बाइंड होते हैं ZP2 मॉलिक्यूल के साथ। ये इसलिए बाइंड हो रहे हैं कि आगे वाली रिएक्शन होने से पहले ऐसा ना हो स्पर्म पीछे से इतना रास्ता तय करके थक के कहीं गिर जाए, वो उसको जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए है, उसको कैच करने के लिए है, पकड़ने के लिए है। तो SED1 दैट इज स्पर्म एडिशन मॉलिक्यूल्स के थ्रू ZP2 के साथ जो है स्पर्म बाइंड होता है होल्ड करने के लिए। उसके बाद आगे जो है उसका यही गाल्ट और नैग, इन दोनों में इंटरेक्शन होता है। गाल्ट कह दिया ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज, और नैग कह दिया आपको एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन रेजिड्यू। ये दोनों, ये देखिए, ये ब्लैक और रेड वाले में, ठीक है, इन दोनों से ये होता है, ये देखिए, ये इंटरेक्शन होता है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी बनती है इनकी। जैसे ही इनका इसके साथ इंटरेक्शन हुआ, क्लोज प्रॉक्सिमिटी बनी, उस क्लोज प्रॉक्सिमिटी की वजह से जो स्पर्म का दैट इज GPCR एक्टिवेट होता है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर जिसको हम बोलते हैं, ये एक्टिवेट होता है मेम्ब्रेन में। इसकी एक्टिवेशन से फर्दर साइक्लिक AMP के थ्रू PKA रिलीज होता है। PKA जो है ये फर्दर जो है एक्टिवेट होता है, इसको हम पीछे पढ़ के आए हैं। इसकी एक्टिवेशन की वजह से कैल्शियम चैनल्स खुल जाते हैं, कहां, स्पर्म के मेम्ब्रेन के। उसके खुलने की वजह से कैल्शियम बाहर से इन्फ्लक्स करता है। कैल्शियम के अंदर इन्फ्लक्स करने की वजह से क्या होता है,
इट प्रमोट्स एक्सोसाइटोसिस ऑफ एक्रोसोम। इस एक्रोसोम में वो एक्सोसाइटोसिस कराता है। इसका जो कंटेंट है अब वो बाहर जाएगा, जिसमें डिफरेंट एंजाइम्स थे, जोना पैरासूटा पेनिट्रेटिंग एंजाइम थे या दूसरे एंजाइम से, उनके फर्दर जो है वो आगे जो है वो प्रोसेस शुरू होना है। तो यहां तक बात कर रहे थे जब तक ZP2 के साथ अटैच नहीं होता, गैल्ट और नैक का इंटरेक्शन नहीं होता, GPCR एक्टिवेट नहीं होता, तो ये साइक्लिक AMP के थ्रू पीकी और कैल्शियम अंदर नहीं आता, तब तक एक्सोसाइटोसिस नहीं होती। जैसे ही एक्सोसाइटोसिस होगी तो इसका मतलब है कि उसका हेड रीजन में ये जो है मेम्ब्रेन रिमूव होनी है और ये सारा कंटेंट जो है वो बाहर निकल जाना है। वो फर्दर इस पूरे रिएक्शन को इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे। देखिएगा कैसे ZP1, 2, 3 मालिक्यूल्स हैं, ठीक है। उसके बाद कैसे उनके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीनेसिस एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन रेजिड्यू है ZP3 के ऊपर, ठीक है। स्पर्म का हेड देख पा रहे होंगे, स्पर्म के आगे GALT गैल्ट देख पा रहे होंगे, और स्पर्म से साथ ही ये राउंड सा स्ट्रक्चर जो है GP2 के साथ जुड़ता हुआ देख पा रहे हैं, SED1 जिसको हम बोल रहे थे। तो इस इंटरेक्शन को आप एक तरह से देख पा रहे होंगे। ZP2 के साथ देखिए, ZP2 के साथ ZP3 अटैच है अपोजिट, ठीक है, और इंटरलिंक्ड कर रहा है बीच में ZP1। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो आप मेरे ख्याल से समझ पाए होंगे कि ये एग्जैक्ट मैकेनिज्म कैसे आगे, क्योंकि इससे आगे भी उसने काम करना है। क्या अभी ऊलिमा के साथ अटैच नहीं हुआ? याद रखिएगा, पेरिविटलाइन मेम्ब्रेन हमारे केस में नहीं होती है, वो बर्ड्स में है। सी अर्चन्स के केस में वहां देखिए उसको पेराविटलाइन मेम्ब्रेन हम कह रहे हैं। हमारे केस में हम पेराविटलाइन मेम्ब्रेन नहीं कहेंगे, वो एग मेम्ब्रेन कह सकते हैं, ऊलिमा कह सकते हैं, ठीक है। वहां जोना पैलासुडा को जो है पेराविटलाइन मेम्ब्रेन कहा जाता है। अपने कन्वीनियंस के लिए हम ऐसे कह देते हैं, लेकिन होती नहीं है, ह्यूमन बींग्स में नहीं होती है। यहाँ आप डिफरेंस देख पा रहे होंगे सी अर्चिन और माउस के सेल में। हम मैमल्स की बात करें तो सी अर्चिन के केस में देखिए उसी जेली कोट को जो है वो क्या कहा गया है, जोना पैलासुडा। और हमारे केस में या मैमल्स के केस में देखिएगा जोना पैलासुडा अलग से मेम्ब्रेन है, उसके बाद आगे जो है एग सेल मेम्ब्रेन है। तो इसलिए हम जो विटेलाइन मेम्ब्रेन उसको कह रहे हैं वो नहीं है भाई, ठीक। तो ये एग्जोसाइटोसिस से ये जो कंटेंट बाहर निकला, ये फर्दर जो है वो आगे प्रोसीड करेगा, जिसमें हम क्या कह रहे हैं कि अब ये जो स्पर्म से ये मटेरियल निकल चुका है, अब स्पर्म जो है वो जाके अटैच होना है कहां ये रहा रेड कलर में ये जो लाइन खींची हुई है, ये पूरी की पूरी यहां से यहां तक, ये दैट इज ऊलिमा, इसके साथ जाके अटैच होना है वो, ठीक है।